अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की बराह रास्त समाअत की गई, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत 11 रुकनी आइनी बेंच ने की। आज का केस दरअसल सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता साल के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नज़र-ए-सानी अपील की दरख्वास्त थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को कलअदम करार देते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। आज की समाअत के इब्तदाई रिमार्क्स सुने तो ये यकीनन तहरीक-ए-इंसाफ के फेवर में मालूम नहीं होते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो बेंच का हिस्सा थीं, उन्होंने समाअत के आगाज़ में सवाल उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर दावा कैसे किया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। जस्टिस मुसर्रत ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो सियासी जमात पार्लियामेंट में मौजूद ही ना हो, इसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल होंगे। इस तरह के रिमार्क्स हमने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के भी सुने, जिन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय आज़ाद उम्मीदवार अगर PTI में ही रहते तो आज ये मसला ना होता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ती तो फिर भी ये मसला ना होता। अब केस की समाअत तो कल तक मुलतवी हो गई है, लेकिन इस केस के बाद शायद अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि एक डिबेट जो हम 26वीं आइनी तरमीम के बाद आइनी बेंचेस की तश्कील पर देखते थे, शायद ये डिबेट अब दोबारा शुरू हो जाएगी, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस का तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान ना देने का फ़ैसला भी लिंक हो जाएगा, जिस पर मज़ीद सवाल खड़े होंगे। इसके अलावा ये भी काबिल गौर है कि जब 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला जारी हुआ तो इस फैसले में बहुत से ऐसे सवाल थे जिनको एड्रेस किए बगैर भी ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होते मुश्किल दिखाई दे रही थी। मसलन जब इंसाफ के बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार को हुकूमती वकील की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार ही कंसीडर किया जा रहा था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि उन्होंने ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, जिसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब ऐसे टेक्निकल इशूज़ पर आइनी बेंच क्या फ़ैसला सुनाएगा, ये यकीनन आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इस केस में दोनों साइड्स के फरीकैन को चाहिए कि वो किसी भी फैसले से पहले मामले को कंट्रोवर्शियल करने से गुरेज करें। एक और पॉलिटिकल न्यूज़ की बात की जाए तो गुज़श्ता हफ्ते कुछ ऐसी खबरें भी सामने आईं कि तहरीक-ए-इंसाफ इत्तेहादियों के साथ मिलकर वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने जा रही है, जिसके बाद में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की तरफ से तरदीद करते हुए कहा गया कि मौजूदा पाकिस्तान हिंदुस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद हालात ऐसे नहीं जिसमें तहरीक अदम एतमाद लाई जा सके। मगर कल PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक शो में ये कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का सोच रहे हैं। स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त आ सकती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ की कोई स्ट्रैटेजी तब्दील हुई है या ये वही कन्फ्यूजन है जो हमें पहले भी मुख्तलिफ इशूज़ पर PTI के हवाले से नज़र आई। इसके अलावा पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भिच्चर भी एक क्लेम कर चुके हैं। इनके मुताबिक नून लीग के 50 से 60 के करीब MPAs उनके साथ राब्ते में हैं। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो किसी भी वक्त पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। आज अगर एक अहम केस की बात करें तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो नज़र-ए-सानी केस था, इस पर जो रिमार्क्स अगर आपने भी पढ़े होंगे यकीनन, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हों या फिर जमाल खान मंदोखेल साहब हों, जो सवालात किए जा रहे हैं वो यही है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तो वही पार्टी डिज़र्व करती है जो पार्लियामेंट्री पार्टी हो या फिर जिसके निशान पे इलेक्शन लड़ा हो। लेकिन ये स्केप्टिसिज्म जो आर्ग्यूमेंट्स में नज़र आ रहा है, दिस डजंट सीम अ गुड न्यूज़ फॉर यू। क्या समझते हैं आप कि मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे आप, या फिर ये ट्रेजेक्टरी इस केस की आपको लगता है कि आपके खिलाफ जा रही है सो फार? जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए शाह साहब, जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आइन के मुताबिक जो भी जमातें जनरल इलेक्शन में वोट लेती हैं उसके तनासब से वो उनको दी जाती हैं, ना कम ना ज्यादा। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है उनका तो ये केस ही नहीं है, क्योंकि उनकी जितनी सीटें थी वो उनको मिल गई हैं। उससे एक भी सीट अगर उनको ज्यादा मिलेगी तो वो भी आइन की इतनी ही खिलाफ वर्जी होगी जितनी किसी को सीट ना देना। बात रहेगी अब तहरीक इंसाफ की और इलेक्शन कमीशन की और मखसूस सीटों की। इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो आ चुका हुआ है, जिस पे अगर इम्प्लीमेंट ही हो जाता, अपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर अपना इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट कर देता तो अभी तक दो काम हो चुके होते। खवातीन की नशिस्तें
जो रिप्रेजेंटेशन है ख़वातीन की कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ठीक ठाक हमारी बावजूद इसके कि हमारा मैंडेट चुराया गया है, ठीक ठाक हमारी तादाद है, 90+ हमारे मेंबर्स थे जब हमने ज्वाइन किया, जब आए असम्बली में, उससे महरूम किया गया। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। नंबर 2 और नंबर 3 ये पूरी ना होने की वजह से एक रियासती इकाई खैबर पख्तूनख्वा वहां सेनेट का इलेक्शन भी ना हो पाया। तो ये कितना रियासत का या फेडरेशन का नुकसान है। हम अब भी पुरुमीद हैं कि हमें हमारा हक मिलेगा, हमारी खवातीन को उनका हक मिलेगा, जो उनका नहीं बेसिकली पाकिस्तान की खवातीन का हक है, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव ये खवातीन है। अली साहब, ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो आज एक आर्ग्यूमेंट्स के दौरान सवाल किया वो काफ़ी रेलिवेंट है। वो ये है कि या तो आप तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा रहते या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के निशान पे इलेक्शन लड़ लेते। ये दोनों काम ना करना आपको लगता है स्ट्रैटेजी का एक फेलियर था तहरीक इंसाफ का, जो कि कॉस्ट किया है उनको और अब इस केस में कंटेंशन वाक़ई हो गई है? देखिए, मैं इस पे दोबारा ये बात करूंगा और इसको क्लैरिटी के साथ करना दोबारा चाहता हूं कि ये जितनी सीटें हैं तहरीक इंसाफ का हक है और हमारी जमात में की सबसे बड़ी जमात है। 178 या 180 सीटें हमारी जेन्युइन है फॉर्म 45 पे। लेकिन अगर जब तक उसका फैसला नहीं होता 90-92 जितनी भी सीटें हैं ये तो हमारे हक में फैसला होना चाहिए था। अली साहब, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन ये तो आप पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि आप भी एक लीगल प्रोफेशन से मंसूब रहे हैं। ये अगर लीगल फ्रेमवर्क का आर्ग्यूमेंट किया जाए, डिजर्व बेशक तहरीक इंसाफ करती हो, लेकिन जो प्रोसेस फॉलो किया है उसमें गलतियां नहीं की पीटीआई ने। देखिए, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि हमारा हक बनता है, उसमें से एक सीट भी हुकूमत की नहीं बनती। फैसला ये करना है कि इनमें से कितनी सीटें हमारी आपने देनी है या नहीं देनी। हमारा मुतालबा ये है कि जो हमारी सीट जीती हुई सीटों के तनासब पे हमारी सीटें बनती हैं वो आपको देनी चाहिए। यानी कि जो हुक्म हुआ था उसको इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रही। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस निशान पे लड़ा, देखें जिस मेंबर ने कागजात जमा किए उसने अपनी पार्टी में पीटीआई लिखा हुआ था, लेकिन हमें निशान ही अलॉट नहीं हुए। जो वहां जो जितने मेंबर वहां इंक्लूडिंग मी, जब हमने कागजात जमा किए, पीआईसी या जो अपना जो एसआईसी जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो बहुत बात की बात है। शुरू में तो तहरीक इंसाफ के हमने डॉक्यूमेंट्स जमा किए, उसमें तहरीक इंसाफ का सबने नाम लिखा, लेकिन चूंकि निशान नहीं मिला तो आपकी एक विल होती है देखें, ये आप लीगल चीजों को समझते हैं, आपकी एक विल होती है जिसके मुताबिक एक वक्त के अंदर आपने किसी जमात में शामिल होना होता है। जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ने एक चीफ जस्टिस के नीचे ये तस्लीम कर लिया कि तहरीक इंसाफ न सिर्फ एक जमात है बल्कि पार्लिमानी जमात है, तो फिर इन मेंबरान को इस हक से कैसे महरूम किया जा सकता है कि आप जिस भी जमात में जाना चाहें जाएं, बल्कि उस जमात में जिसके नाम का आपने वोट लिया है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करते हुए तहरीक इंसाफ का लिखा या नहीं भी लिखा। फर्ज करें किसी शख्स ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, हालांकि हमने आजाद नहीं लड़ा, हमें इमरान खान के नाम का वोट पड़ा, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लें एक शख्स ने आजाद इलेक्शन लड़ा, वो एक मुताबिद जो मुतय्यन टाइम है उसके अंदर एक जमात में जाना चाहता है और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यस ये एक जमात है और ये पार्लियामेंट्री जमात है और ये एक एंटिटी है, तो फिर आप किसी को उस जमात में जाने से इलेक्शन कमीशन या हुकूमत कैसे रोक सकती है? ठीक है, चलें इसकी तो क्लैरिटी जिसकी बुनियाद पे आपको सीटें मिलनी है। ठीक है, इसकी क्लैरिटी तो गालिबन कल तक आ जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो नैरेटिव का जहाँ तक ताल्लुक है पार्टी के बयानिए का, तो उसमें भी एक कन्फ्यूजन दिखाई देती है। एक तरफ ये कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए खान साहब तैयार हैं, दूसरी तरफ आर्मी चीफ के हवाले से वो किंग और बादशाह के टाइटल्स भी यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो रीसेंट फील्ड मार्शल का ओहदा उनको मिला है। तो अगर बातचीत करनी है तो फिर स्टांस भी तो सॉफ्ट करना पड़ेगा ना। देखें, आपका जो आर्गुमेंट है वो फिर दोनों के लिए होना चाहिए, हुकूमत, अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट। मुझे एक बात बताइए मुजम्मिल साहब, आप भी पाकिस्तान की सियासी निज़ाम को देखते हैं और मैं अक्सर देखता हूँ आप बहुत चीजों से सब जमातों के उड़ते हैं। आपको शायद सब जमातें नापसंद करें क्योंकि आप हम सब की तनकीद करते हैं और जेन्युइन जर्नलिज्म है यही कि आप सबकी तनकीद करें। तो मुझे ये बताइए, अगर जंग हम मिलकर जीत सकते हैं, भारत के खिलाफ जंग सिर्फ हमारे शाहीनों ने नहीं लड़ी, हवा में अल्लाह के करम से जब शाहीन हिंदुस्तानी राफेल को मार रहे थे या उनके घुस के अंदर हमला कर रहे थे, अपना जवाब दे रहे थे, हमने डिफेंस में जंग लड़ी, नीचे ये कौम इकट्ठी थी, पार्लियामेंट के फ्लोर पे हमने एक किरदार अदा किया, अपनी सब कुछ एक साइड पे रखा, खान साहब की गिरफ्तारी सब कुछ, और खान साहब ने जेल के अंदर से उस मोदी का नाम लिया जिसका नाम लेते हुए मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी और उनके भाई वजीर आजम जो हैं
वो आज भी नाम लेने से कतराते हैं। हमने माहौल अच्छा करना है कैसी कि इस अच्छे माहौल में एक रास्ता आगे का दे, इमरान खान बाहर आए और ये कौम दोबारा जो है एक कौम बने। अली साहब लेकिन हुकूमत करेगा, जो हारेगा अपोजिशन में बैठेगा। अली साहब लेकिन हुकूमत आपको नहीं लगता पोजीशन ऑफ पावर से क्यों अब डायलॉग करेगी? जब ये जंग वाला सारा मामला हुआ उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा कि अपर हैंड था हमारा इस सारे वॉरफेयर में। फिर इसके अलावा ये सारा कुछ होने के बाद आपने इकॉनमी की बात की ना, इन्वेस्टमेंट की, वो कह रहे हैं 40वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हम बन चुके हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारा अब जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी उसको भी बोस्ट कर रही है हुकूमत। तो पोजीशन ऑफ पावर के ऊपर होने के बावजूद हुकूमत मुज़ाकरात की बात क्यों करेगी? वो अपना स्टांस सॉफ्ट क्यों करेगी? देखिए, हुकूमत की बात इसलिए करेगी या उसको करनी होगी और एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात को सपोर्ट करना होगा कि मुल्क के जो आईनी मसाइल हैं, जो जमहूरी मसाइल हैं, जो इस वक्त आपका पॉलिटिकल बैंकरप्सी का, पॉलिटिकल करेंसी ना होने की शिकायत है इस हुकूमत की, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल कवर और पॉलिटिकल जो एक मोरालिटी जो आपके पीछे जो मैंडेट की ताकत हो वो नहीं है। अवाम की ताकत जब ना हो फिर आप जो है आप मजबूत हुकूमत नहीं बना सकते। आपको ये करना होगा, ये वक्त की जरूरत है। अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है या तो फैसला कर लें कि हमने इसी तरह कोई हाइब्रिड प्लस रजीम बिठानी है, अवाम का वोट मैटर नहीं करता। देखें, अगर आप इसका हल नहीं निकालते, अवाम आपसे पीछे हट रही है, इस निजाम से उनका एतमाद हट रहा है। जब उनको ये पता लग रहा है कि मेरा वोट नहीं मैटर करता, मेरा जलसे में जाना मैटर नहीं करता, मेरे वोट की कोई कदर नहीं है, मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है, तो जमहूरियत से जब कौम का एतमाद उठ जाए तो फिर बात ही खत्म है। अच्छा, 9 मई के हवाले से भी बहुत से लोगों पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि गालिबन खान साहब के ऊपर भी सज़ा हो सकती है 9 मई के केस को लेके। इसका चांस है? पार्टी को खदशा है इस चीज़ का? नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब बेगुनाह जेल में है। 650 प्लस डेज, 6.5 दिनों से जेल में है। आज मैंने अडियाला के बाहर भी ये बात की। अडियाला जेल मैं गया आज और काफी देर इंतजार की, लेकिन मौका नहीं दिया उन्होंने अंदर जाने का। और वहां बाहर आके मैंने फिर यही बात की जो आज आपके प्रोग्राम में अभी करने जा रहा हूँ। वो ये है कि मुझे नहीं समझ आती बतौर पाकिस्तान के एक बेटे के, पाकिस्तान के एक शहरी के, एक ऐसे शख्स के जिसकी बुनियादें इस मुल्क में हैं, जिसकी कब्रें बड़ों की इस मुल्क में है, उस मुल्क को बनाने वाले खानदान से ताल्लुक जिसका है, एक बैरिस्टर लॉ के साथ मिलकर ये मुल्क बनाया था। मुल्क बना सकते हैं लेकिन चलाने का हक हमारा नहीं है। इतना सा सवाल है हमारा। और इस पे मरवत साहब ने जिस तरह से कहा है अभी रिसेंटली कि ये जो मायूसी है पार्टी में, ये क़यादत का अपना कसूर है, क्योंकि सिर्फ एहतजाज एक वाहिद ज़रिया है जिससे खान साहब की रिहाई हो सकती है और मौजूदा लीडरशिप जो है वो एहतजाज करने से ही कतराती है। और साथ साथ अगर तहरीक चलाने की बात देखें, ऐलान बहुत हुए थे, हुआ कुछ भी नहीं। तो ये लीडरशिप फिर इतनी प्रोएक्टिव क्यों नहीं है अगर आपको लगता है कि खान साहब इनोसेंट हैं एंड ही शुड बी फ्रीड? देखिए, मेरे पास तो कोई तंजीमी ओहदा नहीं है। मैं तो एज अ वर्कर खड़ा हूँ, जब भी कॉल होती है मैं पार्टी के साथ मौजूद हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी लीडरशिप पे कोई तनकीद करूँ। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि मरवत साहब की भी कुर्बानियां हैं और मेरे ख्याल में खान साहब को उनको एक दफा सुनना चाहिए, क्योंकि वो एहतजाज को लीड करने की भी सलाहियत रखते हैं। मेरी तो 6 महीने से मुलाकात खान साहब से नहीं हो पाई, मरवत साहब की मेरे ख्याल में कोई 8 महीनों से शायद नहीं हुई होगी। तो उनको एक दफा सुन लें, देख लें, क्योंकि उस आदमी में सलाहियत है लोगों को बाहर निकाल के लीड करने की, तो उससे काम लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़बर हमने सुनी थी और आयरॉनिकली वो जंग के दिनों में ही थी कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और इसके लिए कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा। तो कंफर्मेशन तो कोई नहीं आ सकी, लेकिन आपको लगता है कि ये भी एक ज़रिया हो सकता है, जिस तरह आपको हुकूमत से निकाला गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, वही तरीका आप इख्तियार कर लें? आइनी तरीके से तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। तो क्या कॉन्फिडेंस नहीं है नंबर्स में, या अभी पार्टी इस तरफ जाना नहीं चाह रही? देखिए, मैं तो किसी भी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करूंगा और मैं पार्टी को मशवरा दूंगा कि आप तभी अदम एतमाद की तरफ जाएं जब आपके अपने मेंबर ओपन में अपने पूरे हों। मैं किसी गलत प्रैक्टिस के हक में नहीं हूं कि किसी की मफादात चेंज की जाएं, कोई जो है पोल शिफ्टिंग हो, मतलब फ्लोर क्रॉसिंग हो, कोई अपनी जमात छोड़ के मुझे अगर अदम एतमाद लानी है या मैंने अगर हुकूमत चेंज करनी है, मेरा अपना मैंडेट है, मेरी अपनी 180 के करीब सीटें, मुझे मेरी सीटें दें। मुझे अदम एतमाद की जरूरत ही नहीं, मुझे अपनी सीटें वापस चाहिए, मुझे अपना लीडर वापस बाहर चाहिए। अपनी इस महदूद सी तादाद के साथ अगर मैं अदम एतमाद की तरफ जाऊंगा तो फिर मुझे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे अपने नजरिए पे, अपने बयानिए पे। मुझे फिर पीपल्स पार्टी के साथ अगर जाना उठेगा कि जो करप्शन हमारा बहुत बड़ा एक इशू है रूल ऑफ लॉ के लिए,
तो उसमें तो पीपल्स पार्टी पे भी वही इल्जाम हैं। क्या खान साहब फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे? अदम एतमाद के लिए अगर जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही अदम एतमाद आएगी, तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना खान साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे? वो तो खान साहब का फैसला है, वो तो उस पर वही फाइनल फैसला देंगे। लेकिन आपने खुद कहा ना कि इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ के पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं ये डैमेजिंग होगा, लेकिन JUI को भी तो आपने एक्सेप्ट कर लिया किसी सूरत में, हालांकि उनके नाकदीन में से सरे फहरिस्त आपकी पार्टी थी। तो पीपल्स पार्टी अगर आप उनके साथ मिल के इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के हक़ में नहीं है, तो जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब होंगे, पंजाब में हम फ़ाल हो रहे हैं, तो फिर अगर आपने गैलरी पर वेट करते रहना है, देखते रहना है, तो उसका फ़ायदा तो आपकी अपोजिशन ले जाएगी ना। पॉलिटिक्स प्योर आइडियोलॉजिकली तो नहीं होती पाकिस्तान में। मुजम्मिल भाई, मैं टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे पता है मेरी ये बात शायद मेरी जमात के कुछ लोगों को पॉलिटिकली करेक्ट ना लगे, एस्टैब्लिशमेंट को तो सिरे से अच्छी नहीं लगेगी और पीपल्स पार्टी वाले भी इसको बुरा मानेंगे, लेकिन देखिए हम तरीक इंसाफ में एक आइडियोलॉजी पे हैं। हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जितना इस मुल्क को जो चलाया है, नुकसान पहुंचा है, इदारे तबाह हुए हैं, तो सेम गोज फॉर पीपल्स पार्टी। उनने भी सिंध में क्या कोई कमाल किया है, जो मरकज में भी 3-4 बार तो वो भी हुकूमतों में आए हैं। तो तरीके इंसाफ को मैं समझता हूं कि अगर ये इस मुल्क को हम ठीक करते हैं या इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं, हमें अपनी ताकत से आना होगा, हमें अपनी मेजॉरिटी से आना होगा। कमजोर हुकूमत बनाना, मांगे तांगे की हुकूमत बनाना, अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज करके हुकूमत बनाना, उससे एक मजबूत अपोजिशन बेहतर है। मेरी तो ये राय है और इसी वजह से शायद खान साहब से मिलने भी नहीं दिया जाता कि मैं समझता हूँ कि अपनी ताकत से जाओ, हुकूमत करो। नहीं है तो फिर अगर बुजदार जैसे लोगों को वजीर आला बनाना है या कमजोर हुकूमत बनानी है जिसमें अपने नजरिए को कॉम्प्रोमाइज करके किसी और को शामिल करना है, वो फिर इन द लॉन्ग रन आपकी पार्टी डैमेज होगी और आप वो कर नहीं सकेंगे जो इमरान खान साहब चाहते हैं। तो आई वुड रिकमेंड वी शुड गो फॉर द रिटर्न ऑफ आवर मैंडेट, आईन और कानून की हुक्मरानी, आजाद शफाफ इलेक्शन, एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा ना करे उसमें। हमारी फौज है यार, जिसकी भी हुकूमत होगी फौज उसकी फौज होगी, फौज पूरे मुल्क की है, तो फौज क्यों आए इस चीज के गन में पड़े? इनको फैसला करने दें। अवाम पाकिस्तान किस मर्ज की दवा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जब ये सिस्टम इस बुनियाद पे चल पड़ेगा ना, परफॉर्मेंस बेस्ड वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर अवाम वोट आउट करेंगे। हमारे खैबर पख्तूनख्वा सबसे बड़ी मिसाल है, यहाँ 3-4 हुकूमतें वोट आउट हुई हैं। ANP की हुई है, पीपल्स पार्टी की हुई है, मियां साहब की हुई है, नून लीग की भी हुई है, माजी में हुकूमत थी साबिर शाह साहब की, और मियां अपना मौलाना साहब की हुकूमत वोट आउट हुई है। हमारे सिर्फ है जो 3 बार हमने कंटिन्यू किया है। अगर हम भी परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर करप्शन पे कंप्रोमाइज कर लिया तरीके साहब ने, खुदा न खास्ता माज़अल्लाह मैं लफ्ज़ यूज कर रहा हूं, अगर हमने आईन और कानून की हुक्मरानी, मेरिट और करप्शन पे कंप्रोमाइज कर लिया, ये पश्तून हमें जूते की नोक पे रखेंगे। Where would they vote us? वो बड़ी एगलिटेरियन सोसाइटी है पश्तूनख्वा की। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें मुल्क में अब चलने दें। अली साहब, आपने करप्शन की बात की ना, अब जो KP असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं उनको 1 अरब भर जाने का नोटिस भिजवाया गंडापुर साहब ने। उन्होंने ये कहा था कि 40 अरब रुपए से ज़ायद की जो खुर्द-बुर्द है उसकी जो खबर थी उसको उन्होंने रेज़ किया कोहिस्तान स्कैंडल में। तो आपकी पार्टी तो मकबूली अवाम में इसीलिए हुई थी बैक इन 2012-13 कि करप्शन को इरेडिकेट करना है पाकिस्तान से, उसी की जद में आ गई है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अली मोहम्मद का जहां तक ताल्लुक है, अली मोहम्मद करप्शन पे मेरा वही स्टैंड है जो इमरान खान का है। 2015 में जब एहतसाब कमीशन बंद हुआ, मैंने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करा कि वजीर आला परवेज खट्टक को इस्लामाबाद बनी गाला बुलाया, उनके साथ उनके 2 वज़रा थे जिनका नाम लेना इस वक्त मैं जरूरी नहीं समझता, बुलाया और उनको वहां चार्जशीट किया गया। क्वेश्चन हुआ उन पे कि हमारी जमात तो बनी ही एहतसाब के लिए है, एहतसाब कमीशन अगर बंद हो गया तो फिर हम किस मुंह से हम अवाम के साथ जो है वो जाएंगे। तो हमारा तो वही स्टैंड है। खान साहब को मैंने ये बात की थी और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उस वक्त उन्होंने, एक जूनियर है, मैं बहुत जूनियर था उस वक्त, और मेरे कहने पे वजीर आला को बुलाया, वहां उसकी गोश मार। आज देख लें अली मोहम्मद आज भी खड़ा है, किधर है वो वजीर आला? मैं बसद एहतराम, मेरा खानदानी ताल्लुक है खट्टक साहब के साथ, तो बुजुर्गों का उनकी बात बुरी लगेगी, लेकिन उस वक्त अगर आप इमरान खान के साथ उस वक्त स्टैंड ले लेते, आज भी शायद आप जमात में होते। तो हमने उस वक्त स्टैंड लिया तो अभी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कोई एतराज है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। मैं अली अमीन खान गंडापुर के साथ खड़ा हूं, मेरा वजीर आला है, इमरान खान ने वजीर आला बनाया है, लेकिन तब तक साथ खड़ा हूं जब तक करप्शन की 0 टॉलरेंस है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो इमरान खान साहब, अली मोहम्मद हम नहीं सपोर्ट करेंगे। तो फिर अली अमीन गंडापुर पे अगर आप कोई गलत इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर तो मैं अपने वजीर आला को सपोर्ट करूंगा। हाँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इम्पार्शल जिधर से करानी है। अगर आपका एतराज है, अगर आपको KP के उस पर यकीन नहीं है, आप जिधर से जो इन्वेस्टिगेशन करानी है, हम करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन गैर जरूरी इल्जामात लगाना एक ऐसे वजीर आला पे जिसको 100 चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी का मसला है,
सूबा चलाना है, खान की रिहाई का मसला है, 100 किस्म के चैलेंजेस हैं। मैं समझता हूं बगैर सबूत के इस तरह के इल्जामात गंडापुर साहब से ज्यादती हो। ठीक है, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मईशत की बात करें तो आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के सिलसिले में वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात में उस वक्त डेडलॉक आ गया जब IMF ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर एतराज़ आयद कर दिया और साथ ही 500 से ज़ायद जारी तरक्याती मनसूबों की तफसीलात वजारत मनसूबा बंदी से तलब कर लीं। ज़राए वजारत ख़जाना और मनसूबा बंदी के मुताबिक IMF ने तरक्याती मनसूबों के बढ़ते हुए थ्रो फॉरवर्ड पर भी तशवीश का इजहार किया, जो अब 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है, जबकि तरक्याती बजट के हतमी तयन में भी हुकूमत को मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि वजारत ख़जाना और वजारत मनसूबा बंदी के दरमियान अहदाफ का हतमी तयन हो नहीं सका। इसके अलावा आइंदा बजट में सैलरी पर्सनस को जो रिलीफ देने की खबरें सामने आई थीं, इस हवाले से भी IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया और साथ ही सूबों से यह मुतालबा भी कर दिया कि वो अपने अखराजात को कम करें और महसूलात में ज़ायद आमदन पैदा करें ताकि मजमूई कौमी खसारा महदूद रखा जा सके। तो अब देखना यह है कि क्या आइंदा बजट में आवाम को कोई रिलीफ मिलता है या मज़ीद टैक्सेस का बोझ डाल दिया जाएगा। अगर टैक्स शॉर्टफॉल की बात की जाए तो इस वक्त FBR को 833 अरब रुपये के शॉर्टफॉल का सामना है और इस हदफ को पूरा करने के लिए इदारे ने इन्फोर्समेंट का अमल मज़ीद सख्त कर दिया। रवा माली साल के पहले 10 माह यानी जुलाई से अप्रैल के दौरान FBR ने 9,309 रुपये टैक्स जमा किया, जबकि असल हदफ 12,970 रुपये था। इसके अलावा पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने हुकूमत से ग्रोथ बजट लाने का मुतालबा करते हुए ये कहा कि बजट में रेवेन्यू अहदाफ पूरा करने की बजाय मुआशी बहाली पर तवज्जो देनी चाहिए और साथ ये भी कहा कि अगर बजट में मज़ीद टैक्सेस आयद किए गए तो मुल्क शदीद मुआशी सुस्त रवि का शिकार हो सकता है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सेस कम करने की बात कर रहे हैं। साथ ये दावा भी करते दिखाई दे रहे हैं कि न सिर्फ दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है, बल्कि मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है और हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी और इस्लाहात की बदौलत ही पाकिस्तान की मईशत 400 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है और आने वाले वक्तों में इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश भी है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। मिफ्ता साहब, आपने ये कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए ये जो मौजूदा हुकूमत है ये उस नौइयत की पॉलिसीज़ लेकर नहीं आई जो लानी चाहिए थी। औरंगज़ेब साहब ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है, ना सिर्फ एतराफ़ कर रही है बल्कि हैरान भी है। IMF ने भी ये कहा कि पिछले 2 सालों में जो हमारा रेवेन्यू था तकरीबन 9.6 ट्रिलियन रुपीज़ का, वो 18 ट्रिलियन यानी कि डबल हो चुका है। तो आपको क्यों नहीं इम्प्रेस कर सके औरंगज़ेब साहब और ये हुकूमत? जी, मैं इस बात की तो मैं भी एतराफ़ करता हूँ कि पाकिस्तान में माशी स्टेबिलिटी आ गई है। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि माशी स्टेबिलिटी इसलिए आई है कि जो तेल पहले बैनुल-अक़वामी मंडी में $100 का, $90 का होता था, वो $60 का हो गया, जिसकी वजह से हमको $4-5 बिलियन बचते हैं इंटरनेशनल तेल को दरामद करते हुए। और इसी तरह जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के अंदर कमी आई है, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो कपास हो, चाहे वो खाने पीने का तेल हो, तो उसकी वजह से भी हमें बड़े पैसे बच रहे हैं इंपोर्ट्स में, जिसकी वजह से हमारी माशी स्टेबिलिटी आई है। उसी की वजह से फिर अफरात-ए-ज़र कम हुआ है, उसी की वजह से शरह सूद कम हुआ है। लेकिन जो हुकूमत के करने के काम थे उन्होंने तो उसमें से कुछ भी नहीं किया। ना उन्होंने NFC अवार्ड को छेड़ा है जिसके बगैर पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है, ना इन्होंने निचकारी की जो इन्होंने खुद कही थी करेंगे, ना इन्होंने पेंशन रिफॉर्म्स किया जो इन्होंने खुद कहा था करेंगे, ना इन्होंने डिवॉल्व की कोई वजारत जो इन्होंने खुद कहा था करेंगे, ना इन्होंने कोई वजारतों में पोस्ट कम की है और एक्चुअली नफरी कम की है जो इन्होंने कहा था हम करेंगे। तो इन्होंने मुझे बता दें कि क्या काम किया है जिससे मईशत की बेहतरी आई है। जो मतलब 26वीं अमेंडमेंट पास करने से या पीका लॉ पास करने से तो मईशत की तरमीम नहीं आई है। बाकी इन्होंने क्या किया है? नौकरी पेशा लोगों पे 38% टैक्स लगाने से मईशत में बेहतरी नहीं आती है। कंपनीज के ऊपर 61% टैक्स लगाने से कंपनीज में बेहतरी नहीं आती है मुल्कों में।
अगर बिजनेस इंडिविजुअल के ऊपर 49.5% टैक्स लगा दें तो इससे मुल्कों में बेहतरी नहीं आती है। तो मुझे बताएं कि इन्होंने क्या किया है जिससे कि मुल्क में बेहतरी आई है। नहीं, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन तो यही क्लेम कर रहे हैं ना कि नियर डिफॉल्ट पोजीशन से ग्रोथ पे हम ले आए, जो भी फैक्टर्स हैं जो जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक डिजास्टर से बचा लिया समहाउ। जी देखें, उस पर एक तो पहले की ग्रोथ पे बात कर लेते हैं कि ये कुदरत का करिश्मा है कि पहले 3 क्वार्टर के अंदर ये लोग जो थे वो कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी नेगेटिव चल रही है, और चौथे क्वार्टर में इन्होंने क्लेम करा कि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी पॉजिटिव हो गई, और वो इन्होंने कहा कि जो PHDB में हमने खर्च किया वो सारा इस साल कंस्ट्रक्शन में चले जाएगा, जो कि 1100 अरब रुपए वो खर्च भी नहीं कर रहे PHDB पे। सिर्फ 400 अरब रुपए अभी तक हुए थे, 460 मेरे ख्याल से इस महीने के एंड तक। तो एक तो ये करिश्मा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जितना भी बिजली में वैल्यू एडिशन है, बिजली की प्रोडक्शन में, तो 3 क्वार्टर पहले कमी आई है 11-11, 10-10%, और चौथे क्वार्टर में अचानक ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि 24% इजाफा आ जाएगा। तो ये तो करिश्मे वाली बातें। कोई संजीदा इकोनॉमिस्ट या संजीदा आदमी जो पाकिस्तान की मईशत के बारे में लिखता है या पढ़ता है वो नहीं मान रहा कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि 2.6% भी ग्रोथ हुई है, वो भी हुई है। लोग कह रहे हैं 1.7, 1.8% ग्रोथ हुई है। ये तीसरा साल है लगातार जिसमें के औसतन पाकिस्तानियों की आमदन कम हुई है। 3 साल से हर साल पाकिस्तानी जो है औसतन वो गरीब होता जा रहा है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ इस पर कोई बहस नहीं कर सकता। अगर इनकी 2.6 वाले भी बात मान लें, फिर भी 3 साल के अंदर औसतन पाकिस्तानी गरीब हुआ है। पाकिस्तानी की खरीदने की कुव्वत खरीद कम हुई है हर पाकिस्तानी की। आज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ये हुकूमत खुद मानती है। आज पावर्टी 10 करोड़ 50 लाख लोग हैं, ये हुकूमत मानती है। तो मुझे बता दें कि इन्होंने क्या किया है कि जिससे ये स्टेबिलिटी लेके आए। जहां तक डिफॉल्ट का बचाने का ताल्लुक है, तो पहली मरतबा तो डिफॉल्ट मैंने बचाया था जब पूरी मुस्लिम लीग मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि ना बढ़ाओ पेट्रोल की प्राइस, ना करो IMF डील, तो मैं लेकर के आया था शहबाज शरीफ साहब की निगरानी में, ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने बचाया था। और दूसरी मरतबा तो डिफॉल्ट पे इन्होंने खुद धकेला है जब ये डार साहब ने IMF को आके दिखाई थी, तो वो खुद धकेल के खुद बचा लिया। तो क्या इसमें बड़ी बात करूं। अच्छा, इसके अलावा जो अब ये जो बजट आ रहा है इसके हवाले से अब कहा जा रहा है कि तनख्वाहदार तबका जो है उस पर हम बोझ को कम कर देंगे, लेकिन ये अचीवेबल है? हर मरतबा सुन तो लेते हैं ये, जिस तरह आपने भी कहा कि सैलरी क्लास को मज़ीद टैक्स किया जाता है, मज़ीद बर्डन उन पर आ जाता है। और IMF की जहाँ तक बात है तो वो ये कहते हैं कि हुकूमती अखराजात में जो कमी है उससे लिंक्ड है दरअसल तनख्वाहदार तबके की रिलीफ। तो आप एक्सपेंडिचर कम कर लें, रिलीफ दे दें। एक्सपेंडिचर कम करेंगी हुकूमत, आपको लगता है? नहीं करते ना। देखिए, पिछले साल भी 22% इन्होंने जारी अखराजात बढ़ा दिए और 65% PHDP बढ़ा, और कर भी नहीं सके PHDP उतनी, लेकिन 65% बढ़ा दी। और आजकल तो एकदम बंदर पाट लगी है। ये जो बजट डिले करा इसके अंदर भी एक PHDP के मसले हैं। पंजाब हुकूमत ने हर मुस्लिम लीग के MNA को शायद 35 करोड़ रुपए दिए हैं, और MPs को तो और भी पैसे दिए। वफाक ने हर MNA को 25 करोड़ रुपए दिए इस साल। तो भाई आप ये ना देना पैसे, ये जरूरी है कि MNAs की जेब में आपने पैसे डालने या MNAs को प्रोजेक्ट के पैसे देने। पाकिस्तान भर में 700 से 800 अरब रुपए चारों सूबे की हुकूमतों में, जिसमें KP भी शामिल है, सिंध भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है और बलूचिस्तान है, ये चारों हुकूमतों ने वफाक ने मिलकर 700 अरब रुपया इस साल जो है वो MPs की MNAs की प्रोजेक्ट्स पे दिया है। जबकि आपने 468 रुपए जो है, 468 अरब रुपए जो है आपने गरीब लोगों की जेब से, तनख्वाहदार की जेब से टैक्स निकाला है। तो आप कम कर दें, आप वो कम नहीं कर सके। आपने पिछले साल जारी अखराजात बढ़ा, इस साल भी बढ़ा रहे। चले, हमें समझ में आती है कि डिफेंस के अंदर आपने थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा हिंदुस्तान की ये नई जारियाना पॉलिसी के बाइस, लेकिन बाकी जगहों पर आप कम कर सकते हैं। आपने तो एक पैसा कम नहीं किया। आपने कहा था कि नेशनल फाइनेंस अकाउंट बनाएगा, उससे आप जरूरी टैक्स लेंगे, इस साल तो नहीं लिया। अगले साल भी मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि नहीं लेंगे। तो एक मुझे पॉलिसी बता देना, कोई भी एक पॉलिसी बता दें मुझे कि इस हुकूमत ने की है जिससे मईशत आगे बढ़ सके। आज भी जब ये बिजली की बात करते हैं तो बिजली पाकिस्तान में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से महंगी है। इन तमाम ममालिक से टैक्स महंगा है, गैस महंगा है। पहले एक मुल्क में से मुल्क था थाईलैंड जिसकी गैस हमसे महंगी थी, अब थाईलैंड से भी हमने गैस महंगी कर दी। इन तमाम ममालिक से हमारा टैक्स ज्यादा है। तो भाई आप कहां से सरमायाकारी लाओगे? ना बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, ना अंदरूनी सरमायाकारी हो रही है, ना नौकरी बढ़ रही है। आपने क्या किया? आपने पूरा साल जाया कर दिया पाकिस्तान का।
इसके साथ साथ जो जिस तरह से आपने कहा है ना, ये तरक्याती फंड्स वाला जो आर्गूमेंट है, अब इस पर जो थ्रो फॉरवर्ड है उस पर भी IMF ने तशवीश का इजहार किया। 10,000 अरब से ये तजावुज़ कर चुका है, और साथ साथ ये कि इसकी डिटेल्स भी मंगवा ली हैं। अब ये अगर कुल मिला के बात की जाए, 500 से ज़ायद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मंसूबे हैं। आपको पता है PMLN की गवर्नमेंट इसको बड़ा चैम्पियन करती है जब भी वो आती है कि हम तरक्याती मंसूबे लगाएंगे। अगर IMF इसमें रोड ब्लॉक बन जाता है तो फिर हुकूमत, आपको लगता है, फिर भी कंटिन्यू करेगी, रेजिस्ट करेगी? मुझे ये बताएं कि अच्छी बातों में IMF को क्यों इनको करना पड़ता है? अगर जिस मुल्क में 10 खरब रुपए का, 10 ट्रिलियन रुपए का थ्रो फॉरवर्ड हो, उसमें नई स्कीमें क्यों करी हैं? पिछले साल इतनी नई स्कीमें क्यों करी हैं? आज ये बैठे हुए नई स्कीमें क्यों सोच रहे हैं? मुझे बताइए ना कि अगर आपको पहले 10,000 अरब रुपए उधर देना है, आपकी जेब में कौड़ी नहीं है, तो आप नई स्कीमें क्यों कर रहे हैं? आप क्यों इस बार नहीं कहते सूबों को कि यार तुम लोग भी स्कीमें रोक दो, हम भी स्कीमें रोक देते हैं? 2,000 अरब रुपया, 3,000 अरब रुपया, इस पहले 3 क्वार्टर में इन्होंने 1,500 अरब रुपया खर्च किया। मिफ्ता साहब, वोट किस बुनियाद पे लेंगे? बयानिए की बुनियाद पे तो नहीं ले सकते PTI की तरह ना अभी इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छा। और ना ये वोट से आए हैं। सच्ची बात तो ठीक है। सो मतलब बस करते हैं यार, मतलब ये कौम को मार डालेगी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये वोटर रैशनल होता है। जब आप अपनी सियासत को मुल्क के मफाद के ऊपर तरजीह देते हैं ना, तो ना मुल्क बचता है ना सियासत बचती है। जब PMLN ने पिछली मरतबा ये किया तो PMLN ने रिजल्ट्स देखा, वो तो दूसरे दिन बचा लिया इन लोगों को, लेकिन इन्होंने रिजल्ट्स देखा। तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि सही चीज करनी चाहिए। मुल्क अगर आप 30-30 साल से हुकूमतों में है तो सिर्फ हुकूमतों में इसलिए है कि आपका नवासा, उनकी बेटी और उनका पोता यही हुकूमत चलाते रहे, और हम लोगों के ऊपर हम साहिल हैं सारे, और आप हुकूमतें हमारे ऊपर बादशाहत करते रहे। अगर ये नहीं है मकसद और आपका मुल्क की तरक्की के लिए मकसद है, तो इस वक्त सूबों के साथ मिलकर मैं तो कहता हूँ अभी NFC अवार्ड करना चाहिए। अभी NFC अवार्ड करो, और इसके बाद आप जो है वो सूबों के मतलब उसको रीजनेबल बनाएं। आप ADPs को रुकवाएं, PSDP को रोके, और उसके बाद आप इसको सुकड़ा के करें, और फिर उसके बाद आप टैक्स रेट्स में कमी करें। ये जरूरी है शाही खर्च अखराजात करने में। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 833 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन का FBR का। पिछले 2 सालों में कोई बेहतरी इसमें नहीं आ सकी। ये टैक्स नेट को बढ़ाना ये कौन करेगा, कैसे पॉसिबल होगा, क्यों नहीं हो पा रहा? भाई इन्होंने बड़ी शान और शौकत से ताजिर दोस्त स्कीम निकाली थी ना, कि हम 56 अरब रुपया जमा करेंगे। 56 अरब के सामने इन्होंने 30 लाख रुपया जमा किया है। फिर से एक मरतबा सुन लीजिए, इन्होंने कहा था कि हम 56 अरब रुपया जमा करेंगे। इस 56 अरब के सामने इन्होंने 30 लाख रुपया जमा किया। अच्छा। ये इनकी टैक्स नेट बढ़ाने की बात है। तो देखिए ना, जब भी पुशबैक आता है तो जो आसान तरीन लोग हैं, ये छोटे नौकरी करने वाले लोग, 50,000 रुपए की तनख्वाहदार जो है उसके ऊपर ये टैक्स देते हैं। लाख रुपए की तनख्वाहदार के ऊपर इन्होंने टैक्स डबल कर दिया। किसानों को इन्होंने मार दिया। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी अशराफिया कंट्रोल ये गवर्नमेंट है कि ये अपने अखराजात नहीं रोकते, अपनी जो मराद नहीं रोकते, तो सारा का सारा IMF का भी नजला है, और जो अशराफी के नजला ये अवाम के ऊपर बरसा देते हैं। और अब जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की बात हो रही है कि 100 रुपये फी लीटर तक उसको ले जाया जा सकता है, बिजली मजीद महंगी हो सकती है, इससे फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है सुस्त रवी नहीं आ जाएगी इसमें? अब क्या मजीद सुस्त रवी आएगी यार? अब तो एक नया फार्मूला सीख लिया ना कि वो पुरानी तर्ज की तरह कि चलो ऐसे ही नंबर बढ़ा दो। देखिए, गुजारिश ये है कि रिफॉर्म ये होता है कि आप बिजली की अपनी जो है कॉस्ट कम करें। दुनिया में पेट्रोल 100 मतलब ऑयल की कीमत $100 पर बैरल होता था, ब्रांड की, आज 60 हो गया। आपको इतनी रिलीफ मिल गई। LNG जो है वो पता नहीं कितना $20 पर MMBTU होता था, आज $6-7 में पर MMBTU मिल रहा है। आपको कोल जो है वो $150 पर टन होता था, आज $50 पर टन हो गया। आपको जब इतनी रिलीफ मिल रही है तो उसकी रिलीफ को आप आवाम को पास ऑन करें। जब तक आप निचकारी नहीं करेंगे, आप बिजली के अंदर ना लाइन लॉसेस कम कर सकेंगे, ना TND लॉसेस कम कर सकेंगे। और यहाँ पे भी इनकी जहनियत ये है कि यार बिजली का खसारा आ रहा है, चलो जो सोलर पैनल जिन्होंने लगाए उनसे रेट बढ़ा लो, इसका ये रेट बढ़ा लो, उसका ये रेट बढ़ा लो, पैसों की जरूरत है यहाँ टैक्स लगा लो। कोई खुदा ना खास्ता क्या हदीस में आया है कि हुकूमत के खर्चे नहीं कम कर सकते, तो हुकूमत के खर्चे क्यों नहीं कम करते? और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में बड़ी इंटरेस्ट शो कर रही है गवर्नमेंट का। कह रहे हैं कि 2000 मेगावाट जो बिजली है वो डेडिकेट कर दी है माइनिंग के लिए, क्रिप्टो माइनिंग के लिए।
ये एक बूस्ट मिल सकता है इस सेक्टर से पाकिस्तान को, या बहुत आइडियलिस्टिक है? मेरे ख्याल में कुछ इंडिविजुअल्स को बूस्ट जरूर मिलेगा इससे। आई डोंट नो वेदर पाकिस्तान को बूस्ट मिलेगा, और ना ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बूस्ट कराने के लिए हो रहा है ये। अच्छा। कुछ लोग अपनी गलतियां करके फंस गए और $100 मिलियन का नुकसान कराए, इनको बूस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बाहर की कंपनी आती है और बाहर की कंपनी आके हमारा क्रिप्टो जो है वो ले लेती है, और बाहर की कंपनी आकर हमसे हम यहाँ पे आके बिजली खरीद के क्रिप्टो की माइनिंग करती है, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हमारी कंपनी कोई कर रही है, हुकूमत की कंपनी को ये काम नहीं करना चाहिए। आप बाहर की दुनिया भर की कंपनियों को कहें कि आप पाकिस्तान आए, यहाँ पे क्रिप्टो सेटअप जो भी आपको करना है करें, फिर हमसे बिजली खरीद के करें, वो तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, आपने पहले डिफेंस बजट की बात की। फैसल वाडा साहब ने कहा है कि 3 गुना डिफेंस बजट को बढ़ा दिया जाए। अगर उनकी बात मान भी ली जाए तो ये चंक जो ऐड होगा, ये माइनस कहाँ से होगा, कहाँ से आएगा? 3 गुना बढ़ाने की बात तो एकदम वो ऐसी सही बात नहीं है। देखें, एक बात तो ये अब वाज़ेह है ना कि अगर आपका एक पड़ोसी जो है वो 70-80 अरब डॉलर खर्च करता है, तो आपको उसके सामने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये कोरस होता है कि नॉन कॉम्बैट डिफेंस एक्सपेंडिचर्स कम करो, और ये कम करो, वो कम करो। उनको भी ये बात समझनी होगी कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चाहते, लेकिन अगर लेकिन मजबूरी है कि अगर सामने वाला ने इतना वो करा हुआ है, तो हमको अपने दिफा के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। ये 2200 अरब रुपए की बात है। मेरे ख्याल से ये IMF तो 2400 कह रहा था, हुकूमत पहले 2500 कह रही थी, अब 2700-2800 अरब रुपए हो जाएगा गालिबन। जिसके अंदर फिर कुछ और, जिसके अंदर नॉट जस्ट पाकिस्तानी कंपोनेंट बढ़ाना पड़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मौजूद भाई, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ये वेपन्स जो होते हैं या वेपन सिस्टम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, और आपने सब चीजों की इंपॉर्टेंस देख ली कि उस दिन अल्लाह ताला ने हमको बड़ी इज्जत हमारी बरकरार रखी है कौम की, और 6 जहाज हिंदुस्तान के हमारे शेर दिलों ने गिराए हैं, तो वो इक्विपमेंट तो देना पड़ेगा ना। रेलौर से तो नहीं गिरते ना हिंदुस्तानी जहाज। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।